हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस की लाइन लगी है। आपके स्टेटस के ऊपर सब कमेंट कर रहे हैं, आपके सब रिश्तेदार आपको फ़ोन कर रहे हैं और आपने अपने अड़ोस पड़ोस में मिठाइयाँ बांट दी हैं। पर आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो उस कॉन्ग्रेचुलेशन से, उस मिठाई से थोड़ा सा ऊपर है और जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। हर साल इंडिया में 20 लाख से भी ज़्यादा लोग साइंस लेते हैं, पर क्या आपको पता है कि 70% से भी ज़्यादा बच्चे दिसंबर आते आते बर्न आउट हो जाते हैं। वो ड्रॉप नहीं लेते, वो साइंस स्ट्रीम चेंज नहीं करते, बट वो मेंटली हार मान लेते हैं और उनको लगता है कि 10th में 95% आने के बाद उनका दिमाग खराब हो गया था। लेकिन सच बात यह है कि उनका दिमाग खराब नहीं हुआ था, बस उनकी स्ट्रेटजी खराब हुई है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूं जो आपको एवरेज से उठा के टॉप 1% में लेके जाएंगे। तो अगर आप सीरियस नहीं हैं अपनी क्लास 11th के लिए और अभी भी अगर आप मज़े के मूड में हैं तो ये वीडियो आप अभी भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बस विनर्स के लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि ये बच्चे फेल कहाँ होते हैं और कहाँ पे वो गलत चले जाते हैं। लेट्स टेक ए वेरी सिंपल एग्जांपल। आपने क्लास 9th और क्लास 10th में जो टॉपिक्स पढ़े हैं, आपने मोशन पढ़ा है, आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, आपने पढ़ा है v = u + 18, चार में से कोई भी तीन चीज़ दे दी गई हैं, फॉर्मूला में पुट करो, आपको आंसर मिल गया। अब तक की जो साइंस है वो फोकस करती है व्हाट के ऊपर। इसमें आप रट्टा से इसको इजीली मैनेज कर सकते हो। आपने रट्टा मार लिया है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में था वही आपसे पूछ लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब 11th में ये सिलेबस बस बड़ा नहीं हो जाता है, ज़्यादा नहीं हो जाता है, इसके साथ साथ आपकी एनालिटिकल स्किल, आपके लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही आप जवाब दे पाएंगे। अब आपसे v = u + 18 नहीं पूछा जाएगा, अब आपके पास वेक्टर्स आ गए हैं, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, आपको कैलकुलस का यूज़ करना है, आपको लॉजिक्स का, थिंकिंग का यूज़ करना है और साथ साथ सिलेबस लगभग 4 गुना ज़्यादा हो गया है। क्लास 10th से क्लास 11th का जंप लीनियर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पे आपके लॉजिक, आपकी मेहनत, आपका स्टेमिना सब एक साथ यूज होता है। यहाँ पे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपने अब तक बस रट्टा मार के मैनेज किया है तो आप जेईई और नीट के बेसिक क्वेश्चन भी नहीं हिला पाएंगे। और यही वो स्टेप होता है, यही वो मुकाम होता है जहाँ पे अच्छे बच्चे टूट जाते हैं। आपको लगता है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, बट प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम आपके ब्रेन की वायरिंग में है। अब तक मींस क्लास 10th तक आपका ब्रेन शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका है। जहां पे आप 1 घंटा पढ़ते हो आपको मार्क्स आ जाते हैं, बट क्लास 11th आते आते जब आपको समझ में आता है कि फिजिक्स का एक सिंगल कॉन्सेप्ट समझने में आपको 3 दिन लग जाते हैं, और यहाँ पे काम आता है आपका कॉग्निटिव एंड्योरेंस। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि नीट और जेईई जैसा एग्जाम वही बच्चे क्रैक कर सकते हैं जो डीप वर्क करते हैं। और अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा अपने फ़ोन के बिना नहीं बैठ सकते तो कम से कम अभी के लिए आप साइंस के लिए अनफिट हैं। गुरुकुल प्रैक्टिस सेंटर में हम सबसे पहले सिलेबस पे नहीं, आपकी फोकस मसल के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि बिना फोकस के फिजिक्स पढ़ाना कुछ ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना, वो कभी काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं पैसे और करियर की। हम 2026 में हैं और 2030 आते आते ये दुनिया बदल चुकी होगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या साइंस लेना जरूरी है, और मेरा जवाब है साइंस इज द फाउंडेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड। सिंपल कोडिंग या सिंपल अकाउंटिंग एआई कर लेगा, लेकिन एआई वो काम नहीं कर सकता जो फिजिक्स बेस्ड लॉजिक और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग से होता है। साइंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बस एक डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे। साइंस करते करते आपका ब्रेन, आपके लॉजिक इतना स्ट्रॉन्ग, इतने शार्प हो जाते हैं कि बाद में आप मैनेजमेंट लें, एंटरप्रेन्योरशिप लें या आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग या जॉब भी करेंगे तो आप सबसे आगे, सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। साइंस आपको फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग सिखाती है, हर एक चीज़ को उसके बेसिक प्रिंसिपल तक तोड़ना। ये एक स्किल आपको बिलियनियर बना सकती है, इसलिए नहीं क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ी है,
इसलिए कि आपके फिजिक्स पढ़ने की इस प्रोसेस ने आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को सुपर एफिशिएंट बना दिया है और आप चीज़ों को बेहतर और ज़्यादा फास्ट समझ रहे हैं। अब जब आप साइंस लेने का मन बना लेते हैं तो नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल आता है कि पढ़ाई कैसे करनी है। इंटीग्रेटेड लें, नॉन इंटीग्रेटेड लें, किस स्कूल में जाएं, किस कोचिंग में जाएं, क्योंकि कोचिंग में जाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। इस सिलेबस से भी ज़्यादा टफ है हमारे देश का कंपटीशन, क्योंकि लाखों बच्चे जेई और नीट लिख रहे हैं। तो उसमें आप टॉप परसेंटाइल्स में कैसे आएँ? उसके लिए आपको ज़रूरत होती है एक टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट की। टॉप से मेरा मतलब ये नहीं जहाँ पे आप जिसका फर्स्ट पेज पे ऐड देख रहे हैं या जिसमें आप 5 से 10 लाख रुपए फीस भर रहे हैं। टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट को समझने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, बैच में कितने बच्चे हैं। अगर एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम देख के अगर आप उसमें चले जाते हैं और आपकी क्लास में 150 से 200 बच्चे हैं तो आप बस एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और अपना सवाल कभी भी नहीं पूछ पाते हैं। तो पहला प्राइम क्वेश्चन है कि आपका बैच साइज छोटा हो। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि फिर पढ़ा कौन रहा है और फिर आपके डाउट सॉल्व कौन कर रहा है। क्या आपको वो जान भी रहे हैं या नहीं, क्या आपका माइंड मैप हुआ है या नहीं। तो पढ़ा कौन रहा है और डाउट सॉल्व करने वाला अगर 2 अलग अलग टीचर्स हैं, कोई असिस्टेंट टीचर आपके डाउट सॉल्व कर रहा है तो भी आपकी बात नहीं बनेगी। मीन्स आपकी फैकल्टीज वेल एक्सपीरियंस्ड हों, डेडिकेटेड हों, वेल डिसिप्लिन्ड हों एंड वेरी मच रिस्पॉन्सिबल एंड इंटरेस्टेड इन यू हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपके हिसाब से क्या आपके लेवल तक आके पढ़ाया जा रहा है या नहीं जा रहा है। हम यहाँ पे गुरुकुल में बच्चों के साथ इंडिविजुअल बैठते हैं। कोई बच्चा क्लास में टॉप परफॉर्मर है, कोई लास्ट है। सेशन एंड होते होते वो सब एक पेज पे इसलिए आ पाते हैं क्योंकि हम हर बच्चे की इंडिविजुअल माइंड मैपिंग करके उसको उस तरीके से डोज देते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस देते हैं ताकि वो अपने पोटेंशियल पे बेस्ट परफॉर्म कर पाएँ। इस पूरी जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉस्टली कुछ है तो वो है आपका टाइम। अगर आपको कुछ महीने बाद ये समझ में आए कि आपने शायद ये गलती कर दी है और आपको शायद कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे हैं या आपके ऊपर कोई अटेंशन नहीं दे रहा है तो आप डेफिनेटली बर्न आउट या मेंटली एग्जॉस्टेड फील करेंगे। चॉइस आपकी है कि आप एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या एक जेन्युइन ऑनेस्ट कोचिंग एंड मेंटरिंग सिस्टम का। क्लास 11th एक रेस है, ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। और एक मैराथन के लिए आपको एक कोच की, एक मेंटर की ज़रूरत होती है जो आपके साथ काम करे। सो आई हैव सम एक्शन प्लान फॉर यू। नंबर 1, अगले 2 दिन बस अकेले बैठिए, कोई भी प्रॉब्ली इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए और खुद से बहुत ऑनेस्टली पूछिए क्या आप ये मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप नेरुल में यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आइए और आपकी माइंड मैपिंग के हिसाब से, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि आपका रास्ता प्रोबेबली कहाँ पे जाता है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपका डिसीजन लेने में। ये कोई सेल्स पिच नहीं होगी, ये जेन्युइनली ऑनेस्टली मैं आपको हेल्प करने की एक बड़ी ही ऑनेस्ट कोशिश करूँगा। ज़िंदगी कभी भी रिसेट का बटन नहीं देती है तो डिसीजन सही लेना बहुत ज़रूरी है और अगर मैं इसमें आपका साथ दे सकता हूँ तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन फॉर यू। नीचे दिए गए लिंक्स में आपको गुरुकुल की वेबसाइट, हमारा एड्रेस, हमारे फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली कॉल कीजिए और अपना 1-to-1 सेशन बुक कीजिए। कोई भी फैसला लेने से पहले बी वेरी श्योर व्हाट यू आर टेकिंग एंड व्हाट यू आर एंटरिंग इनटू। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसके साथ ही ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं द गुरुकुल प्रैक्टिस सेंटर में।